Good morning everyone. This is our next video of the online class of class 12th, right? Biology, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, that is microbes in the human welfare. You can hear on the screen of the mobile. ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं इस होल चैप्टर के अंदर, राइट? टॉपिक्स आर गिवन हियर. फर्स्ट आप देख सकते हो माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट. ये मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में वन बाय वन करके आपको बताना स्टार्ट करूँगी. मैंने लास्ट वीडियोस में आपको ये थोड़ा सा बताया था, आज हम एनसीईआरटी से इसको रीड आउट करेंगे. ठीक है, देखो फर्स्ट है माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट. सेकेंड माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कि माइक्रोब्स जो होते हैं जो नेकेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जिनको जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं यू कैन से. ठीक है, अब वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैसे काम करते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि डिमेरिट्स और मेरिट्स हमें दोनों ही डिस्कस करने हैं. ठीक है, उसके बाद हमें क्या है, जैसे फर्मेंटेड बेवरेजेस वगैरह बनाई जाती है, या फिर अल्कोहल वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, या फिर जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है, ठीक है, वो माइक्रोब्स का यूज़ करके ही बनाई जाती है. तो बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है. ठीक है, एंटीबायोटिक्स के बारे में तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि एंटीबायोटिक्स ये दो वर्ड से मिलके बना है. ठीक है, बायो के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब पढ़ने का जो वे होता है वो ये होता है, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स होता है ना वो साइंटिफिक नेमिंग वाले बहुत कन्फ्यूजिंग से होते हैं, वो हर किसी को याद नहीं हो पाते. तो इससे अच्छा है कि उन्हें बाइफरकेट करना सीख लो. जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, जैसे जो स्टमक होता है, स्टमक जिसको पेट बोलते हैं, ठीक है, बैले भी बोलते हैं उसको, जैसे बैले डांसिंग वगैरह होती है ना. तो उसके अंदर क्या है, स्टमक के लिए हम वर्ड जो ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड यू कैन से, उसके लिए गैस्ट्रो वर्ड आता है. और अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी वर्ड में गैस्ट्रो वर्ड आ रहा है, तो अगर आपको पता है कि वो स्टमक से रिलेटेड है तो क्या है, आपको समझ आ जाएगा ना कि स्टमक से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, तो आप वहाँ पे अपना थोड़ा आइडिया सेट कर सकते हो. ठीक है, ऐसे ही एंटीबायोटिक्स ये दो वर्ड से मिलके बना है. अगर मैं इसे दो वर्ड में बाइफरकेट कर दूँ, बाइफरकेट का मतलब मैंने बताया था ना दोबारा से कि इसको डिवाइड करना है ना दो पार्ट में, जैसे संधि विच्छेद होता है, हिंदी में कभी पढ़ा करते थे 10th क्लास में, है ना. एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, एंड बायोटिक का मतलब जो किसी चीज़ के अगेंस्ट, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि पैथोजेंस, है ना, जो बाहर से आते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर करते हैं, है ना. एक तरीके से एंटीबायोटिक्स सबसे पहले, अगर मैं आपको हिस्ट्री में पहले प्रीवियस हिस्ट्रीज में लेकर चली जाऊँ कि पहले मेडिकल फैसिलिटीज़ तो इतनी अच्छी नहीं थी, ना डॉक्टर्स थे, ना स्पेशलिस्ट थे, नथिंग. ठीक है, तो उसके लिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था सबसे पहले, है ना, तो जो हमारे सैनिक थे या फिर सोल्जर्स वगैरह जो थे हमारे, उनको जो हमने ट्रीट किया था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, और वर्ल्ड वॉर के दौरान उनको क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, तो उसको ठीक कैसे किया गया था, बाय यूजिंग एंटीबायोटिक, जो कि पेनिसिलियम यीस्ट, जो कि यीस्ट होती है ना, ब्लू ग्रीन मोल्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, उससे निकाली गई है. ठीक है, पेनिसिलिन नोटाटम एक स्पीशीज़ होती है. ठीक है, ये एक ऐसा है कि मतलब इसके अंदर तो नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक अगर आ रहा है तो मुझे बताना चाहिए. और ये ना एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है. जैसे आपके ओलंपियाड वगैरह होते हैं, पीएसएज होते हैं, है ना, स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा ओलंपियाड वगैरह होते हैं, तो उसमें भी कई बार पूछा जा सकता है कि विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, है ना, जिसको यूज़ किया था, विच इज़ यूज टू ट्रीट द अमेरिकन शोल्डर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए. उसके बाद है आपका केमिकल्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. देखो एंजाइम्स, अगर आपको सपोज 4 ऑप्शन दे दिए और आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज एन एंजाइम, कि इनमें से कौन सा एंजाइम की तरह से एक्ट करेगा, तो सिंपल वे क्या है, एंजाइम वो होता है जिसके लास्ट में जो वर्ड होता है ना, ज़्यादातर एज लिखा रहता है, ASE. ठीक है, एज लिखा रहता है, वो क्या होता है, एंजाइम. तो उसके थ्रू आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि क्या कौन सा एंजाइम है. केमिकल्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, अब मैं इसको रीड आउट करके बताऊंगी. फिलहाल मैं अभी आपको थोड़ा हिंट दे रही हूँ, एटलीस्ट आप अपने माइंड को सेटअप कर सको कि आपको इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना तो करना क्या है. ठीक है, उसके बाद फोर्थ है आपका माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना. सीवेज यानी कि एक तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट बोल सकते हो.
अब ऑर्गेनिक क्यों बोला है? ऑर्गेनिक इसलिए बोला है, जब आप जैसे आप लोग 12th का ये चैप्टर है, तो 12th में ही केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह आती है, तो आपने 11th में भी पढ़ी है ना। उसके अंदर आएगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और सीवेज वगैरह, यानी कि एक तरीके से ये समझो सीवेज क्या होता है। सीवेज यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो माइक्रोब्स की हेल्प से, बैक्टीरियाज, फंगस, एल्गीज वगैरह की हेल्प से हम उसको डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? सपोज जो हमारा ये जैसे गंगा एक्शन प्लांट है ना, यमुना एक्शन प्लांट वगैरह चलता है ना, तो उसके अंदर क्या है, जो ये म्यूनिसिपैलिटी के वेस्ट वाटर वगैरह आता है या फिर इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर आता है, तो ये कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं हमारे अल्टीमेटली हॉली रिवर दैट इज़ गंगा वगैरह के अंदर ये जाके मिल जाते हैं। तो क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है ना तो उसको हमें सही करने के लिए एक तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, वेस्ट को हम इंडिकेट करते हैं BOD से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है? एक तरीके से बस ये समझो, वो मैंने आपको बताया था, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन तो अभी करेंगे, लेकिन BOD का मतलब है, BOD और सीवेज में अगर मैं आपको कहूँ कि क्या एक तरीके से डिफरेंस क्या है और एक तरीके से रिलेशन क्या है, तो ये समझना कि सीवेज जो होता है, सीवेज यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज़्यादा बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड रहेगी। कह सकते हो सीवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द BOD दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? BOD का ही जो दूसरा नाम होता है वो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? BOD को देते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल 5 और 6 क्वेश्चन आते हैं MCQs बेस्ड 12th में, है ना, लास्ट ईयर से आना स्टार्ट हुआ है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या है कि जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी बनाया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर, है ना, साइंस एग्जीबिशन जब हुई थी, तो उसके अंदर क्या है कि प्राइमरी स्लज टैंक क्या होता है, एरिएटेड टैंक क्या होता है, बैक्टीरियाज की रिक्वायरमेंट थी, एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं एंड एरोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं। मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, एनारोबिक और एरोबिक के लिए हम न्यू वर्ड जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं, है ना। एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि एक तरीके से ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस वजह से आजकल रिसेंट जैसे बिजनेस के लिए हम वर्ड एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे होता है ना कि न्यू वर्ड्स आते हैं तो हम न्यू वर्ड ज़्यादा यूज़ करना मतलब एक तरीके से प्रिफर करते हैं, है ना। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या है, व्हाट्सएप लैंग्वेजेस वगैरह में जैसे अगर किसी से ये पूछना होता है कि आप रहते कहाँ हो, है ना, आपका घर कहाँ पे है, तो हम ये नहीं पूछते, हम पहले नॉर्मली लैंग्वेज में तो ये पूछते थे ना कि रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है आपका, है ना। लेकिन रेजिडेंशियल एड्रेस ना बोल के या तो पिन पॉइंट प्लेस बोल देते हैं, या तो फिर हम आजकल जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है निके, है ना, निके वर्ड यूज़ करते हैं, निके फॉर द हैबिटेट हैबिट नहीं होती, हैबिटेट होता है पिन पॉइंट प्लेस और लिविंग एरिया जहाँ पे कोई भी प्लांट और कोई भी एनिमल एक्यूमुलेट होता है और वहाँ पे वो सर्वाइव करता है अपनी होल लाइफ, ठीक है। निके वर्ड यूज़ करते हैं और आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेजेस वगैरह के अंदर भी निके वर्ड का ही यूज़ किया जाता है। और ये जो निके वर्ड है ये आखिरकार आया कहाँ से है, तो ये जो वर्ड है ये हमारा आया है बायोलॉजी से, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी से ही आया है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसके अंदर ना 5 और 6 पॉइंट भी मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। माइक्रोब्स इन द बायोगैस है ना, बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। बायो कंट्रोल एजेंट लाइक इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। देखो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड्स आ रहा है, SIDES वाला नहीं, CIDES वाला, साइड्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, किलर टाइप्स, है ना, जो किसी चीज़ को हार्म पहुंचा सकता है। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को हार्म पहुंचा रही है तो वो कौन सा ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इन कॉमन लैंग्वेज तो हम यही बोलेंगे ना, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। बट लेकिन उन ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है, पैथोजेंस भी होता है, क्योंकि वो डिजीज कॉज कर रहे हैं, एक तरीके से नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बायोगैस। बायोगैस क्या है, गोबर गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है, गोबर गैस प्लांट, ठीक है। बायोगैस में क्या है, ये भी हमने लास्ट टर्म पे और जब
साइंस एग्जीबिशन हुई थी, बायोगैस का प्लांट बनाया था पूरा, है ना। बायोगैस प्लांट के थ्रू हमने जो वो पूरा स्लरी टैंक होता है उसके थ्रू हमने मीथेन गैस का फॉर्मेशन कराया था, जिसकी वजह से वो जल भी रही थी, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से वो पूरी फायर वहाँ पे लग रही थी, है ना, जो पूरा बनाया था। उसके बाद है माइक्रोब्स इज अ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो वर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए आता है ना। जैसे बायोलॉजी ही है, बायोलॉजी क्या है, बायो फॉर द लिविंग, ओलॉजी वर्ड आ रहा है तो स्टडी, है ना। ये बात मैं हर वीडियो में बोल चुकी हूँ, जितना तो आपको पता ही होना चाहिए एटलीस्ट अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको चैप्टर और जो सब्जेक्ट है वही तो पता होना चाहिए ना, कि आखिरकार अगर किसी ने पूछ ली बायोलॉजी की ही डेफिनेशन क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, बायोलॉजी की डेफिनेशन ही नहीं पता। तो आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आज कौन कौन से आपको वर्ड बताए हैं, एक तो ओलॉजी किसी के लास्ट में है तो टू स्टडी, जेनेसिस का मतलब टू फॉर्म, ठीक है। जेनेसिस जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस आया था फर्स्ट यूनिट के 3rd चैप्टर के अंदर, बाय स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना, oogenesis ऊगुनिया से ओवा का बनना इन द फीमेल, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके अंदर माइक्रोब्स इज बायो फर्टिलाइजर्स मतलब एक तरीके से जो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, यानी कि जिसको पैथोजेंस और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरियाज, वायरस तो नहीं, फंगस वगैरह, जो इस तरह के डिग्रेडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको यूटिलाइज करके हम अपनी सोइल को फर्टाइल कैसे बना सकते हैं, है ना। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, ठीक है। और ये जो फार्मर्स की फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को ये ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर्स में NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है ना, पोटेशियम की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर ये क्या होता है, एक तरीके से राइजोबियम बैक्टीरियाज वगैरह, आप लोगों ने ये अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है ना। 8th 9th 10th 11th एंड अब 12th में डायरेक्टली नेम आता है। एक चीज़ और, NCERT की एक लाइन भी इम्पॉर्टेंट, एक लाइन ही इम्पॉर्टेंट होती है, और इसमें क्या है कि जितने भी है टॉपिक क्लियर रखो, और लास्ट के क्वेश्चंस को, मैंने पहले बोला है लास्ट के क्वेश्चन को सिर्फ देखना होता है, नोट्स खुद से प्रिपेयर करो। और जो बता रहे हैं, बताने के बाद भी एक कन्फ्यूज़न क्या रहता है कि अगर 4 लोग हैं वो बैठे हैं और टीचर उनको बता रहा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, हर चीज़ नोट्स में नोट नहीं हो सकती, तो कई बार क्या होता है वो ओरली ही डिक्टेट कर देता है और ओरली ही आपको बता देता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना चाहिए, है ना, तो कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि कोई ये सोचता है कि नहीं मेरे को याद रहेगा, याद रहने से मतलब नहीं है, जितनी बार देखोगे उतनी जल्दी याद होगा। जब भी आप नोट्स जैसे कॉपी बना रहे हो तो कॉपी के ऊपर जो लाइन होती है वहाँ पे नोट डाल के लिख दो, एक्स्ट्रा नोट्स जो होते हैं, जो आपको लगे जो बता रही है, आपको याद होने के बाद भी आप लिखो उसको, है ना। तो एटलीस्ट अगर आप भूलोगे, जब भी आप उठाओगे तो आपको कम से कम वो दिमाग में आएगा, और वही पूरा जो एक तरीके से क्लास का एनवायरनमेंट रहता है ना, कि हाँ अब मुझे ये याद आ गया, अब इसके बाद ये बताया था, अब मुझे फाइनली ये सब कुछ याद हो रहा है ना। और हाँ एक चीज़ और, कि अगर आप लोग जैसे 12th में हो तो अगर केमिस्ट्री में देखो तो केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शंस बहुत सारी आती है, फिजिकल में तो नहीं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिस बेस्ड रिएक्शन हो भी जाती है क्योंकि वो मैकेनिज्म बेस्ड रहती है, लेकिन इनऑर्गेनिक के मैकेनिज्म कहाँ तक और कितनी NCERT में कितने रिएक्शंस हैं, तो उसको एक ऐसा करो कि जैसे अब सितंबर चल रहा है तो आप लोगों को कैसा करना चाहिए, एक आप लोगों को जैसे NCERT करो, है ना, सिर्फ NCERT ही करो, क्योंकि एटलीस्ट अगर 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो 70 में से क्या है 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, 70 में से 60 तक का आपका NCERT से ही आना है, ठीक है। 10 मार्क्स तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन पहले 60 को सिक्योर कर लो, है ना। तो उसमें क्या है कि जैसे NCERT है तो जो आपकी रिएक्शंस वगैरह होंगी पहले उसको याद करो, याद करने के बाद जो पिन पॉइंट एक पेज ले लो, उसके ऊपर नोट डाउन करो कि कितनी कितनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इतनी है, क्योंकि NCERT के अंदर क्या होता है ना, सारी रिएक्शन तो मेंशन नहीं है, लेकिन क्या है कि वो लाइन में लिख देता है कि इससे रिएक्ट होके ये बाई प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट रिलीज हुआ है या ये बना है, तो उसको रीड आउट कर लो एक बार और उसको एकदम से ही मतलब नोट डाउन करते रहो, तो लास्ट टाइम पे आपको बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और दूसरी बात, रोजाना इतनी सारी रिएक्शंस तो याद नहीं हो सकती, है ना, तो 10 और 15 रिएक्शन ऐसा सोचो कि मुझे रोजाना याद करनी है हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की, और याद करके मुझे उसको पेपर पे नोट डाउन करना है।
और फिर जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे बैठता है ना, तो उसमें वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा, वो अपना अपना तरीका रहता है सबका, है ना। तो अगर आपको नहीं याद होती रिएक्शंस, तो आप क्या करोगे कि आप उसको अपने पॉकेट में ही रखो उस पेज को, और बार बार देखोगे, जितनी बार देखोगे उतनी जल्दी याद होगा, है ना। और जैसे कई बार क्या होता है, बुक उठाने का मन नहीं करता है ना, तो क्योंकि बोर हो जाते हैं, और जब हम सोते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती टेंशन की वजह से या कुछ भी। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपका बेस्ट मेथड है आइज़ क्लोज करो, और आपकी जितने भी रिएक्शंस हैं, आपने जितने भी रिएक्शंस करी है, तो आप उसको एक बार रिवाइज करना स्टार्ट कर दो कि इस रिएक्शन से ये बना था, और जहाँ पे अटके फिर वो खोलकर देख लो, है ना। तो ऐसे क्या होता है, आपका रिवीजन का रिवीजन हो गया, आपका यूटिलाइज टाइम हो गया पूरा। जो आपको नींद नहीं आ रही थी लेकिन आप सोने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको ऐसे रिएक्शंस ऐसे ही याद होती हैं। और रिएक्शंस जो याद करनी है ना, रिएक्शंस याद करने के लिए आपको या तो मॉर्निंग में उठना चाहिए या तो रात को, जब सब सो जाते हैं, है ना। सोना अपने हिसाब से है और जगना भी अपने हिसाब से है। अगर आप रात को देर तक सोते हो, मतलब उठते हो या पढ़ते हो, तो दिन में देर तक उठ जाओ, कोई बात नहीं, है ना। मैक्सिमम 6 आवर्स की नींद होनी चाहिए आप लोगों की। और उसके बाद क्या है कि और अगर आपको रात को जल्दी नींद आ जाती है तो आपको एटलीस्ट सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह और रात का पढ़ा हुआ लॉन्ग लास्टिंग टर्म के लिए याद रहता है, ठीक है। क्योंकि सुबह क्या है, प्योर ऑक्सीजन मिलती है ना, प्योर ऑक्सीजन मिलती है, माइंड फ्रेश रहता है, तो हमें जल्दी से चीज़ें जल्दी भी याद होती हैं। जो चीज़ अगर हम लिए बैठे रहेंगे तो उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अगर 1 घंटा है को अगर हम सुबह करेंगे ना, तो इफ़ेक्टिव है, आपको 30 मिनट्स के अंदर वो चीज़ याद हो जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी, है ना। और जैसे डायग्राम्स या रिएक्शंस, अगर उसको आप रफ नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करो, जैसे कन्वर्जन्स वगैरह रहते हैं, खुद से कन्वर्जन ले लो, और एक बार तो ऐसे करके, और फिर रिएक्शन देखो इससे ये बना था, तो खुद से ही प्रिपेयर करो, तो ऑर्गेनिक तो ऐसे ही हो जाएगी, है ना। लेकिन रोज़ाना करना पड़ेगा, वरना यही है, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल फिर भी हो जाती है, इनऑर्गेनिक थोड़ी बोरिंग टाइप्स की लगती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा रटनी पड़ती है, और उसका कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आती ज़रूर है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की, KMnO4 वगैरह की, टाइट्रेशन वगैरह की, ये वाली रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। P ब्लॉक की भी कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो स्कोरिंग होता है वो यहाँ पे, अगर 12th में भी मैं बात कहूँ, बायो, है ना, बायो से रिलेटेड अगर आपके पास जो साइड सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन है या फिर कंप्यूटर्स है ना। कंप्यूटर्स में थोड़ा ये रहता है क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है ना, रहता फिजिकल एजुकेशन भी प्रैक्टिकल बेस्ड है, लेकिन कुछ स्कूल्स के अंदर क्या है, लैंग्वेजेस भी होती है। वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि उनके पास क्या क्या चीज़ें, मतलब एक तरीके से क्या सब्जेक्ट ऑप्शनल में होते हैं। सपोज ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन रहता है स्कूल्स में, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए बायो वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक तरीके से बेसिक बायो ही होती है। और ज़्यादातर, और जब आप केमिस्ट्री करोगे तो केमिस्ट्री हो जाएगी, यानी कि 3 सब्जेक्ट तो आपके यहीं से हो रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो जेनेटिक्स वाला जो एरिया रहता है बायो का, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहता है, केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से, है ना। और थोड़ा बहुत हल्का सा, जैसे ये आपका हो गया ना पॉलीमर्स वगैरह, वो इजी है, एक ही बार स्ट्रक्चर देखो, फिर मोनोमर्स पॉलीमर्स देखो, तो आपका आराम से हो जाता है। अब जो आपका माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर है, कि माइक्रोब्स का हम क्या यूटिलाइज करें ह्यूमन के वेलफेयर में, यानी कि ह्यूमन का जो काम होता है वो माइक्रोब्स कैसे उसमें रोल प्ले करते हैं। नाउ लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट हेडिंग, माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क से ज़रूरी नहीं है मिल्क ही बने, है ना, उससे हम साइड प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। जैसे कि मिल्क का ही यूज़ करके हम फॉर्मेशन कर सकते हैं चीज़ का, बटर का, है ना। बटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पीनट बटर वगैरह वगैरह, है ना। चीज़ेस भी हमारे बहुत सारे होते हैं, स्विस चीज़ होते हैं, मोज़रेला चीज़ होता है, डोमिनोज चीज़ होता है, ये तो आपको सभी पता है। ये पिज़्ज़ा वगैरह में तो ज़्यादातर डाले ही जाते हैं, मतलब पिज़्ज़ा इसलिए बोला क्योंकि डाले औरों में भी जाते हैं, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा वही खाते होंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो
छोटे हैं साइज़ में। एग्जाम्पल, मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज प्रेजेंट होती है, राइट। और मिल्क के अंदर कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो बैक्टीरियाज के थ्रू होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, ठीक है। लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जानते हैं। देखो, लैक्टो फॉर द मिल्क, बैसिलस फॉर द बेसिलाई शेप के ना बैक्टीरियाज होते हैं। मतलब बैक्टीरियाज तो हैं, लेकिन बैक्टीरियाज अकॉर्डिंग टू द शेप आर डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स, ठीक है। बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो तो आपने 11th में किया है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है। बैसिलस फॉर द शेप को इंडिकेट करता है, मुझे ये बताना है आपको बेसिकली, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज लैब हो गए। जैसे कई बार ये बोलते हैं ना, जब छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता रहता कि मिल्क से ही कर्ड का प्रोडक्शन होता है, लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है ये तो कीड़ों से बनता है, बोल देता है ना कि उसके अंदर तो एक तरीके से छोटे छोटे जर्म्स आ जाते हैं, है ना, जर्म्स होते हैं और फिर वो कर्ड का प्रोडक्शन करते हैं, तो लोग ना खाना छोड़ देते हैं। तो फिर वो ना इसी की वजह से रहता है। वो कोई ऐसे नहीं है, वो बैक्टीरियाज हैं। कौन से बैक्टीरियाज हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं जो मिल्क को एक तरीके से कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं कर्ड में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है। दूसरी बात, ड्यूरिंग द ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। क्या होता है? लैब्स जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस, इनके अंदर से एक एसिड सिक्रीट आउट होता है जिसको बोलते हैं हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, जो क्या करता है? मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। क्यों? क्योंकि वो मिल्क प्रोटीन जो होता है कैसीन होता है, मिल्क प्रोटीन को कैसीन बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। वो उसको कोएगुलेट कर देता है। कोएगुलेट मतलब एक तरीके से जमना, है ना। जब किसी के ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस के दौरान जब उसके चोट लग जाती है, तो हाथ के ऊपर सपोज उसके चोट लगी है, सपोज एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया मैंने आपको, जरूरी नहीं है हाथ के ऊपर ही हो, ठीक है ना। तो वहाँ खून ना मतलब एक तरीके से लंबे समय तक नहीं बहता रहता, उसके ऊपर ना एक लेयर आ जाती है, प्रोटीनेशियस लेयर, है ना, जो जम जाती है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे ब्लड जो होता है वो जम जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो वो किस प्रोटीन की वजह से होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, है ना। हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, या फिर इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रोटीन है उनमें से फाइब्रिनोजन। ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, है ना। ऐसे ही एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो जो एग होता है, एग की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जब आप खाते हो एग तो उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो एल्ब्यूमिनस लेयर होती है, एल्ब्यूमिन की बनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? विच इज सुटेबल एट अ टेम्परेचर मल्टीप्लाइज एंड कन्वर्टिंग द मिल्क टू द कर्ड एंड विच ऑल्सो इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। अब क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं और एसिड क्योंकि सिक्रीट कर रहे हैं, तो किस चीज़ में? एसिड बीइंग हार्ड, बीइंग एक तरीके से डेंजर सा लगता है ना, कि अगर एसिड किसी को टच हो जाए या लग जाए तो वहीं से बिल्कुल जल जाएगा, है ना, वो इंसान। तो क्या है, अगर एसिड है तो यानी कि ये हमें प्रिवेंट करता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये है और हम इसको खा रहे हैं तो ये होगा, तो ये जो बाहर से आने वाले जो डिजीज कॉजिंग वाले ऑर्गेनिज्म है वो हमें डिजीज नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हमें प्रिवेंट करेगा, उन लोगों से बचाएगा, है ना, जो भी हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको हम बोलते हैं पैथोजेंस, है ना। दूसरी बात, ये हमारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी कर्ड की बढ़ा देता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज की वजह से न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी होती है कर्ड की वो बढ़ जाती है। तीसरी बात, कैसे बढ़ाता है? बाय इंक्रीजिंग और इन्हेंसिंग द प्रॉपर्टी, जो इसके अंदर एक इसकी एबिलिटी रहती है, विटामिन B12 इन्हेंसिंग प्रॉपर्टी, है ना। विटामिन B12, देखो विटामिन बी जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स वाला विटामिन होता है, जिसके अंदर विटामिन 1, 2, 3, है ना, ऐसे करके 12 तक, बीच में मिसिंग भी है एक आधा, तो ये रहता है। बस ये याद रखो, विटामिन B12 की जो प्रॉपर्टी है वो इन्हेंस कराता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, और ये हमारे क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचा देता है। तो लैब्स प्लेज अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये समझ आ रही है ना। देखो इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, ये तो आप नॉर्मली हाउस जो घर के अंदर जो ये सारी चीज़ें रहती है तो आपको आराम से ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट,
डो क्या होता है, जब जो जैसे वो होता है ना, जब सांभर, इडली, डोसा इस तरह का जो वो मिलता है, मतलब एक तरीके से डिशेस बनती है, तो आपके घर में भी जब बनती होंगी तो आपकी मम्मा बोलती होंगी कि इसका डो अभी तैयार नहीं हुआ है। डो यानी कि जब आटे को मल के रख देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आटा, मला हुआ आटा, है ना, उसको डो बोलते हैं। विच इज़ यूजुअली फॉर मेकिंग द फूड सच एज अ डोसा है ना, इडली, फर्मेंटेड वाला, उसको फर्मेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज के थ्रू। फर्मेंट इन द सेंस क्या है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है और वो अपना फ्लफी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही गैस हमारी प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगा, फ्लफीनेस वाला अपना प्रोडक्शन अपीयर करेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फ्लफीनेस की वजह से। एंड अब इसके बाद क्या है, अ नंबर ऑफ द ट्रेडिशनल ड्रिंक। एक चीज़ और अभी देखते हैं, जैसे हमारी ब्रेड है, क्योंकि वो इसी का टॉपिक है तो यहीं पे ले लेते हैं। जो ब्रेड है उसके अंदर भी उसको फर्मेंट किया जाता है जब उसका डो बनाया जाता है, और डो को जब फाइनली उससे ब्रेड बनाया जाता है और उससे क्या है, उसको बेक किया जाता है ना। तो ये बेकरी का जितना भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है, बेकरी इंडस्ट्रीज़, तो बेकरी इंडस्ट्रीज़ का जब भी हम कोई ये डिशेस वगैरह बनाते हैं तो इसमें यूज़ की जाती है बेकर्स ईस्ट, है ना, बेकर्स ईस्ट होती है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, नाम याद रखना है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। एंड नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ द ट्रेडिशनल ड्रिंक, ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने से ड्रिंक्स चलती आ रही हैं स्टेट वाइज, है ना, एंड फूड आर ऑल्सो मेड बाय द फर्मेंटेशन बाय द बैक्टीरियाज। कुछ ऐसे जैसे हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड होते हैं जो पुराने ज़माने के हैं, वो भी फर्मेंट किए जाते हैं माइक्रोब्स के थ्रू। जैसे कि एक अगर मैं आपको ट्रेडिशनल ड्रिंक का नाम बताऊं जो कि सदर्न इंडिया के अंदर की बहुत ज़्यादा फेमस है, सदर्न इंडिया में, तो उसका नाम क्या है हमारे, टोडी। टोडी का नाम भी आपने सुना होगा, TODDY, है ना। ये कैसे बनाई जाती है, ये फर्मेंटिंग द सैप फॉर द शूट टू मेक द फूड, है ना, फर्मेंटिंग फ्रॉम द पाम ट्री। ये क्या है, फर्मेंटिंग सैप। सैप क्या होता है, जो जूस है ना हमारा, किसका, पाम ट्री जो होता है उसका सैप, सैप मतलब जूस ही होता है, उसको फर्मेंट करके जो ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाई जाती है सदर्न इंडिया के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, टोडी के नाम से जानते हैं। एंड द माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट द फिशेज, है ना, फिशेज जो फिश ईटर होते हैं, या फिर सोयाबीन एंड बैम्बू शूट टू मेक द फूड। अच्छा, जैसे ये है बैम्बू शूट, अगर आप लोगों को डिस्कवरी चैनल पसंद है तो डिस्कवरी चैनल के अंदर क्या होता है, जो डिस्कवरर्स होते हैं और जो साइंटिस्ट उसके अंदर दिखाई देते हैं, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसके अंदर क्या है, जब वो सर्च के दौरान जाते हैं तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे वो एनिमल्स को ही ईट करता है ना। तो उसके लिए क्या है, वो अगर बाई चांस उसको किसी चीज़ को पकाना है तो वो बैम्बू शूट्स का बड़ा यूज़ करता है। देखा होगा ना, खाने को बनाने के लिए, जैसे पुराने ज़माने में होता था, अगर कोई मास्टर शेफ़ वगैरह देखता हो, है ना, जब मास्टर शेफ़ सीज़न आता है तो उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें आती हैं कि वो जो वहाँ पे आते हैं कंटेस्टेंट, उनको क्या करता है, उनको बाहर लेकर जाता है और उनको देखता है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे टेस्टी फूड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको हर तरीके से, एक तरीके से उनको टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं चीज़ की, जैसे पनीर जो होता है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच द माइक्रोब्स वर यूज, ये तो आपको पता ही है, माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं चीज़ के अंदर, है ना। एंड डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड अ टेस्ट। अलग अलग चीज़ का टेक्सचर भी अलग रहता है ना, फ्लेवर तो रहता ही रहता है अलग है, टेस्ट भी अलग रहता है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूजिंग फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल इन द स्विस चीज़। एक चीज़ ऐसा होता है, पनीर ऐसा होता है जिसके अंदर होल्स जो पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, उसका नाम क्या है, स्विस चीज़ के नाम से हम जानते हैं। आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बैक्टीरियम। अगर किसी के अंदर भी होल्स है, होल्स होने का मतलब क्या है, वो प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर से, एमिट आउट, है ना, कर रहा है बाहर से। एमिट तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर्टिकुलर वर्ड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो रिलीज्ड बोलूँगी मैं, ठीक है। एंड बाय एन बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मोनी, ये वर्ड याद रखना है। स्विस चीज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच, एक तरीके से बैक्टीरिया, तो क्या नाम है इसका, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मोनी। नेक्स्ट चीज़, अभी हमने एक स्विस चीज़ के बारे में करा है, नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है, रॉकफॉल चीज़, रॉकफॉल, ROQUE, है ना, रॉकफॉल चीज़ आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम।
किससे बनाया जाता है रॉकफेल चीज़? इसका सोर्स है फंगस, है ना। फंगस या तो फंजाई बोलते हैं या तो फंगाई भी बोलते हैं कुछ, ये अपने अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। हाँ बस ये है सामने अगर कोई हमारे इंसान होता है तो उसके ऊपर एक्सप्रेशन और इम्प्रेशन जो होता है वो अच्छा पड़ता है, जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो यही रहता है। और वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज वगैरह होती है, वो यही सब कुछ नोटिस होती है एंड विच गिव्स दैम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दैट इज फर्मेंटेशन, ब्रेवरेजेस एंड द अल्कोहल्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह के अंदर क्या यूज़ किए जाते हैं। अब देखो जो कि बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स है, कॉमन एग्जांपल है फॉर द प्रोडक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स बाय द माइक्रोब्स। देख फर्मेंटिंग बेवरेजेस, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं लेके चलूँ इस वाले प्रोसेस को, इंडस्ट्रियल है तो पूरी एक तरीके से बहुत बड़ा प्रोसेस होगा, तो मैं इंटरनेशनल और नेशनल अब वर्ड यूज़ करूँगी आपको समझाने के लिए। अब इसके अंदर क्या है, जैसे हमारे घर में जो खाना बनता है वो पर्टिकुलर किसके घर में 10 मेंबर्स से ज़्यादा तो नहीं होते, है ना, होते हैं एक्सेप्शन है, कोई बात नहीं। तो खाना जो बनेगा वो एक लिमिटेड, जैसे प्रेशर कुकर वगैरह होता है उसके अंदर बनता है, लेकिन अगर कभी शादी वगैरह में या कोई सेरेमनी है उसके अंदर जाना है तो क्या होता है, खाना बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में बनता है ना, यू कैन से बड़े बड़े कंटेनर्स जैसे रहते हैं। ऐसे ही अगर ये बेवरेजेस अल्कोहल्स वगैरह है, अगर ये इंडस्ट्रीज लेवल के ऊपर बन रहे हैं तो हमें लार्ज वेसल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो बड़े बड़े टैंक्स टाइप रखे रहते हैं, और उन टैंक्स को ही हम क्या बोलते हैं, उन टैंक्स को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। ठीक है, फर्मेंटर्स की फिगर भी गिवन है ऑन पेज नंबर 182, ठीक है, एनसीईआरटी का। अब इसके बाद क्या है, फर्मेंटेड बेवरेजेस आज करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्न पे आगे की वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। फर्मेंटेड बेवरेजेस के अंदर क्या है, माइक्रोब्स स्पेशली द यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम immemorial for the production of the biotic like the wine, beer, whiskey, rum and brandy। देखो ब्रांडी छोटे बच्चे को दी जाती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर, बट ये हाईली अल्कोहलिक होती है सबसे ज़्यादा, है ना। तो अब इसके अंदर क्या है कि बियर, वाइन, विस्की, ये होता है कि अलग अलग जो जैसे ग्रेप्स से निकाले जाते हैं, बार्ले, बियर, है ना, बार्ले जो होता है हमारे सीरियल क्रॉप्स वगैरह होते हैं, इससे बियर बनती है ना। वो बात अलग है कि डिस्टिलेशन के थ्रू हो रहा है या किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, वो हमें आगे डिटेल में करेंगे, है ना। तो यहाँ तो सिर्फ आपको यही याद रखना है। अब देखो इसके अंदर क्या है, फॉर दिस पर्पस द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, अब ये नाम पीछे भी आया था, है ना, और पीछे जो नाम आया उसको अगर एक बार सोचो और आपके माइंड में आ रहा है कि आपने कहाँ पढ़ा था, तो बिल्कुल सही है। आपकी जो लर्निंग पावर है वो अच्छी है। लर्निंग पावर को इन्हेंस ऐसे ही किया जाता है कि अगर आप पढ़ रहे हो 1 घंटा लगता है, कोई बात नहीं, 1.5 घंटा लग रहा है ऐसे पढ़ने में, कि अगर आपको ये वर्ड आया और पीछे आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे वर्ड आया, अगर आपके एकदम दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल सही हो, अदरवाइज आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम है ना। तो याद ऐसा करो कि वो लॉन्ग लास्टिंग टर्म के लिए याद रहे, और बिना बिल्कुल, अगर 1 घंटा नहीं पढ़ सकते आधा घंटा पढ़ लो, बुक उठा के नहीं बैठना है, लेकिन बुक दिमाग से पढ़ लेना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अब इसके अंदर क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली नोन एज द ब्रूवर यीस्ट, क्या बोलते हैं, ब्रेड मेकिंग वाले को ब्रूवर यीस्ट के नाम से जानते हैं, and is used for fermenting the malted cereals and the fruit juice and produce the ethanol वगैरह का प्रोडक्शन किया जाता है, एंड डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रूथ वगैरह से ब्रांडी, रम का प्रोडक्शन होता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंटीबायोटिक टर्म वो हम लास्ट टर्न पे, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक यू कैन सी ऑन योर बोर्ड, ठीक है, जो रहते हैं ये ही आपके टॉपिक्स है जो पूरे चैप्टर के अंदर, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।